नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ विद TNN। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुनैरा। नाज़रीन, आज हम लोग टीबी के हवाले से बात करेंगे और आज इस बीमारी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद परवेज़, जो कि इंचार्ज टीबी प्रोग्राम और चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं साइवल टीचिंग हॉस्पिटल्स के। तो आइए चलिए इनसे बात करते हैं। तो जी डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत खुश आमदीद TNN न्यूज़ स्टूडियो में। शुक्रिया, TNN न्यूज़ का शुक्रिया जो हमें बुलाता है एक इम्पॉर्टेंट डिज़ीज़ के लिए डिस्कशन के लिए उन्होंने बुलाया है हमें। और इस प्रोग्राम से फ़ायदा होगा उन लोगों को जो टीबी से मुतासर हैं कि वो अपनी कैसे केयर कर सकते हैं और कैसे सोसाइटी को और अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अच्छा, तो सर जैसे कि अभी मैंने बताया, तो आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे बेसिकली टीबी होता क्या है और ये कब, इसका ओरिजिन कब हुआ था, कब ये फाउंड हुआ था, ये डिज़ीज़ कहाँ से स्टार्ट हुई है? बुनियादी तौर पे टीबी बहुत पुरानी डिज़ीज़ है। अगर ह्यूमन काइंड की डिजीज़ की बात की जाए तो ये 9000 साल पुरानी है। और हमारे जो चाइना के अंदर जो मौजूद लेटेस्ट डाटा है वो 2300 ईयर्स एगो इसके जरासीम मौजूद हैं। और इजिप्शियन ममीज़ जो 1000 ईयर्स एगो पुरानी हैं उनके अंदर भी टीबी के जरासीम पाए गए हैं। तो टीबी थ्रू आउट मुझे लगता है कि ज़माना इब्तदा से एक मेजर किलर रही है, जैसे मलेरिया और मलेरिया के साथ ये टीबी इन्फेक्शस डिजीज़ के अंदर। इस टीबी के जो जरासीम था वो रॉबर्ट कॉक्स ने 24 मार्च 1885 को दरियाफ़्त किया था। तो इसी वजह से इसी दिन की मुनासबत से 24 मार्च को हर साल वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है, टीबी का आलमी दिन मनाया जाता है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हर साल सेलिब्रेट करती है। उस वक्त से लेकर अभी तक जो है हर साल टीबी के बहुत सारे हज़ारों लोग हैं जो मुतासिर होते हैं। अगर हम लेटेस्ट डाटा की बात करें तो इस वक्त अबाउट 10 मिलियन पीपल जो है हर साल टीबी से मुतासिर होते हैं और उसमें से 2 मिलियंस की डेथ हो जाती है अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए। अगर पर डे के हिसाब से देखा जाए तो 30,000 डेली के केसेस हैं जो डिटेक्ट होते हैं और 4000 उनमें से डेथ हो जाती है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, जी अगर हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो पिछले साल जैसे 2021 की बात करेंगे तो आलमोस्ट 5-5.5 लाख केसेस हुए टीबी के पाकिस्तान के अंदर और उसमें से 50,000 लोगों की डेथ हो गई। अगर हम बच्चों की बात करेंगे तो बच्चों के हवाले से भी थ्रू आउट द वर्ल्ड 1.2 मिलियन केसेस हुए और उनमें से 25-30% लोगों की डेथ हुई। तो एक मेजर किलर डिजीज़ है। अगर हम करंट पैंडेमिक देखें जैसे कोविड का पैंडेमिक है तो उसके बाद सेकंड मेजर किलर जो डिजीज़ है वो ट्यूबरकुलोसिस है और इसके नंबर ऑफ़ केसेस बहुत ज़्यादा हैं। चूँकि ये इमीडिएटली किल नहीं करती इस वजह से लाइमलाइट में नहीं है, वरना थ्रू आउट द वर्ल्ड हमेशा इसकी मॉर्टेलिटी हायर साइड पे रही है। अच्छा, तो बेसिकली इस अगर किसी पर्सन को डिजीज़ होती है तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके अलामात क्या होते हैं? टीबी एक बंदे से जो इसको टीबी का मर्ज़ है उससे दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकती है और ये इसीलिए इसे कहते हैं ये छूत की बीमारी है। और उसमें ये कि जैसे इंसान बोलता है जिसको टीबी का मर्ज़ है या खांसी करता है या बार बार बलगम निकालने की कोशिश करता है या सीटी बजाता है या सिंगिंग है इस तरीके से, तो वो जो टीबी के जरासीम हैं वो हवा में मुअल्लिक हो जाते हैं। अब कोई सेहतमंद बंदा उस हवा में जब सांस लेगा तो वो जो टीबी के जरासीम को इनहेल कर लेगा अपने लंग्स से। हाँ जी, तो वो इनहेल करेगा और फिर टीबी के जरासीम जब फेफड़ों में जाते हैं तो वहाँ पे जाके ये इन्फेक्शंस करते हैं। इस इन्फेक्शंस की जो अलामात शुरू के अंदर होती हैं इसमें यही होता है कि खांसी होती है, 2 हफ्ते या इससे ज़्यादा की खांसी है, उसके साथ बलगम और बाज़ औक़ात बलगम के साथ खून आता है, बाज़ औक़ात बुखार हो जाता है, इसके साथ भूख कम लगती है और जिस्म में दर्द, थकावट, कमज़ोरी है, वज़न का कम हो जाना है, ये टीबी की अलामात हैं। आपके लंग्स को मेनली रूट ऑफ एंट्री जो है टीबी के जरासीम का वो हमारा एयरवे है, यानी कि सांस की नालियाँ हैं, यहीं से हम इनहेल करते हैं। टीबी के जरासीम लंग्स के अंदर जाते हैं, लंग्स के बाद या तो लंग्स में इन्फेक्शन करते हैं या लंग्स के बाहर पूरे जिस्म में कहीं पे भी फैल सकते हैं, जिसको हम मिलियरी टीबी कहते हैं, वो पूरे जिस्म को मुतासिर कर सकती है। अच्छा, तो ये जो टीबी का मर्ज़ है ये ख़ास तौर पे किस वजह से मतलब स्टार्ट होता है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, एक बॉडी में या कहीं पे, किस तरीके से ये फैलता है? अगर टीबी की बात करें इट्स जस्ट लाइक कोविड, ये एयरबॉर्न डिजीज़ है, यानी कि जिस बंदे को इन्फेक्शन होगी वो हवा में मुंतकिल करेगा जरासीम और जब लोग उसको इनहेल करेंगे सेहतमंद लोग
तो वो लंग्स के अंदर जाएगी और इन्फेक्शन करती है। सबसे पहली बात तो ये है। अब वो इन्फेक्शन किन लोगों के अंदर करेगी? हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत का जो निज़ाम है वो बहुत मुअस्सर है टीबी के जरासीम के ख़िलाफ़। अगर एक इंसान ने आज एक टीबी का जरासीम इनहेल किया है और उसके लंग के अंदर चला गया है, तो हमारे बॉडी के अंदर इतनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत है कि 10 में से 9 लोग होंगे जो कि इस जरासीम के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करेगा उनका मुदाफ़ियाती निज़ाम, और उसको किल कर देंगे या कंट्रोल कर लेंगे, इन्फेक्शन में कन्वर्ट नहीं होने देंगे। तो हमारा मुदाफ़ियाती निज़ाम बहुत ज़्यादा पावरफुल है टीबी के अगेंस्ट। हाँ, जिन लोगों की अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है, जैसे कि जिन लोगों को शुगर होती है, कार्डियक प्रॉब्लम्स होते हैं, रीनल प्रॉब्लम होते हैं, या जिगर के जो मसाइल होते हैं, या जिनको कैंसर वाले पेशेंट्स हैं, जो डायलिसिस पे होते हैं वो, या जिनकी कीमोथेरापी चल रही होती है, उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, तो मुदाफ़ियाती निज़ाम जो एक जरासीम आ रहे उसके अगेंस्ट एक्टिवेट नहीं होता। जब वो एक्टिवेट नहीं होता, जो टीबी के जो जरासीम हैं वो रेप्लिकेट करते हैं और पूरे जिस्म में फैल जाते हैं। ठीक है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि टीबी की तशख़ीस कैसे की जाती है? टीबी की तशख़ीस के लिए यह है कि जब आपको अलामात आ रही हों फैमिलीज़ के अंदर या इंडिविजुअली किसी को भी, तो डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए। एक दूसरी बात ये होती है कि डॉक्टर उनकी अलामात को इवैल्यूएट करता है, उसके बाद लंग्स के हवाले से इवैल्यूएशन करता है कि क्या इसमें एक्सरे की ज़रूरत होती है, और अगर बलगम आ रही है तो बलगम का मुआयना करवाते हैं, जिसमें हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को देखते हैं, उसकी स्टेनिंग होती है, उसका बाकी कल्चर और सेंसिटिविटी होता है, तो उससे हम तो उसको तशख़ीस कर देते हैं कि इसके अंदर टीबी के जरासीम मौजूद हैं या नहीं है। तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, इसमें से एक्सरे और बलगम का जो टेस्ट है वो हम ज़रूर करवाते हैं ताकि हमें टीबी के जरासीम का पता चल सके। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो टीबी का मर्ज़ है ये बच्चों में पाया जाता है, तो बच्चों में भी सेम तरीके से डायग्नोस किया जाता है इसको, और उसकी क्या जो सिवियरिटी है वो बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करती है या इसका कोई डिफरेंस है? बच्चों के अंदर डेफिनेटली ये मर्ज़ होता है। जैसे अभी हमने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट जो 2021 की थी, उसमें ये हमें बताया गया कि 1 to 1.5 मिलियन बच्चे अफेक्ट हुए हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड लास्ट ईयर के अंदर। लेकिन ये है कि बच्चे चूँकि बलगम नहीं निकाल पाते, तो हम उनमें एक्सरे करते हैं, उनकी हिस्ट्री लेते हैं और उसकी फैमिलीज़ में देखते हैं कि किसी को इस तरह का मर्ज़ तो नहीं है। और जब 2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी है और बुखार है और अलामात आ रही हों, तो हम कुछ मखसूस टेस्ट हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट है, वो हम उनकी स्किन के ऊपर इंजेक्ट करके देख लेते हैं कि क्या उसका असर आ तो नहीं रहा। तो हम उसे कहते हैं कि टीबी के जो बच्चे हैं उनकी इवैल्यूएशन है। सिवाय बलगम के बाकी सारी रिपोर्ट्स हो जाती हैं। बलगम अगर बच्चे बड़े हैं और वो पैदा कर रहे हैं और उस बलगम आ रहा है, तो हम उसका भी टेस्ट करवा लेते हैं, उसमें देख लेते हैं कि टीबी के जरासीम तो नहीं है। अमूमी तौर पर टीबी का जो मर्ज़ होता है वो चूँकि एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाता है, तो अमूमी तौर पे जो एक घर के लोग हैं जब वो अफेक्ट होते हैं तो मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिनको कुछ लोगों को टीबी की अलामत आ रही होती हैं, कुछ लोगों के अंदर ये साइलेंट होती है, जिसे हम लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। तो उसके अंदर टीबी के जरासीम तो मौजूद होते हैं लेकिन उन्हें अलामत नहीं आ रही होती। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी गाइडलाइंस यही हैं, या जैसे हमारे नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है उसकी गाइडलाइंस भी ये हैं कि अगर घर में कोई एक बंदा भी मुतासिर होगा तो सारे लोग इवैल्यूएशन के प्रोसेस से गुजरेंगे, उनके टेस्ट देखेंगे, उसके अंदर किसी और के अंदर तो टीबी की अलामात तो नहीं है। अगर अलामात हैं तो फिर उनकी तशख़ीस होगी और बैक वक्त सब लोगों का इलाज हो सकता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब जैसे भी आप बता रहे हैं कि अगर एक को फैमिली में तो दूसरे को हो सकता है, तो व्हाट यू थिंक ये हार्मोनल भी हो सकता है कि ये जेनेटिक आया हो? नहीं, जेनेटिक्स के अंदर तो नहीं है कि बिकॉज इन्फेक्शन का जो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो तो हवा के अंदर मौजूद है। हम सारे लोग उसको ऑलमोस्ट, जैसे हम पाकिस्तान एंडेमिक कंट्री है, अगर पाकिस्तान की बात करें, हम टॉप 5 कंट्रीज़ के अंदर आते हैं जिसमें टीबी का बर्डन बहुत ज़्यादा है। और सबसे ऊपर अगर बात करें इंडिया है, उसके बाद चाइना है, फिर इंडोनेशिया है, फिर फिलिपीन है और पाकिस्तान 5वें नंबर के ऊपर आता है टीबी के बर्डन। हम इंडेमिक कंट्रीज़ हैं। इंडेमिक कंट्रीज़ का मतलब ये है कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मोर देन 60-70% लोग, जिन्होंने माइकोबैक्टीरियम को इनहेल किया हुआ है। इनहेरिट नहीं किया हुआ, इनहेल किया हुआ है, जिस्म के अंदर मौजूद होता है। क्योंकि हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी होती है तो वो इसको कंट्रोल करके रखती है और इसे शदीद इन्फेक्शन में मुब्तला नहीं होने देती। हाँ, अगर इम्यूनिटी कम होगी तो रैपिडली रेप्लिकेट करेंगे और टीबी की बीमारी कर सकते हैं। तो ये इनहेरिटेड नहीं है। हाँ, क्योंकि एक लोग जो एक ख़ास इन्वायरमेंट में रहते हैं, अगर उनकी डाइट ठीक नहीं है, बहुत सारे लोग डॉर्मेंट्रीज़ में रहते हैं
या जैसे जेल्स के लोग हैं जो एक क्लोज प्लेसेस पे रहते हैं, किसी एक बंदे को ही तो वो सारों को मुंतकिल हो जाती है, लेकिन इनहेरिटेड नहीं होती। इवन ये है कि माँ से बच्चे के अंदर अगर मुंतकिल होती है तो वो भी खांसी करने से या उससे मुंतकिल होती है, प्लेसेंटा के ज़रिए या ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम, या जेनेटिकली वो ट्रांसमिट नहीं होती, और ये हार्मोनल डिजीज़ नहीं है, हार्मोन्स को पूरा। अच्छा, तो डॉक्टर साहब यहाँ पे एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। तो जी नाज़रीन, इस टाइम हम एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और डॉक्टर साहब से मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। तब तक देखते रहिए TNN न्यूज़। बारिश बहुत हो रही है, जाना जरूरी है क्या? हाँ बाबा। नए घर के बारे में कुछ सोचो ना। शाम को बात करते हैं ना। एक आशिया है तसव्वुर में, जहां मुस्तकबिल की तस्वीर हो, जहां आने वाली यादों का समा बसता हो, जहां कुशादा मंजिलों का रास्ता हो, और आपके इन्हीं रास्तों की मंजिल है सफारी सिटी हाउसिंग स्कीम। टीई ग्रुप ऑफ कंपनीज के माहिर आर्किटेक्ट और चाइनीज इंजीनियर्स की ज़ेरे निगरानी जदीद तरीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कंस्ट्रक्शन, एक कनाल के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स, TMA से मंजूर शुदा, ओकाड़ा में पहली बार सोलर गार्डन लाइट्स, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, जदीद मोनूमेंट्स, कुशादा मेटल रोड्स, कम्युनिटी सेंटर, मस्जिद, स्कूल, जिम, इलेक्ट्रिसिटी, ई-टैग गेट, आयरन गेट, बाउंड्री वॉल, सीवरेज का जदीद निजाम, स्टेनलेस स्टील पोल्स, प्लेग्राउंड, प्ले लैंड, पार्क्स, ग्रीन बेल्ट, ट्रैफिक साइन, एंट्री रोड साइन, कैट आई, इंटीरियर स्टोन, कर्ब स्टोन, सिक्योरिटी कैमरे, 24 घंटे ऑन लोकेशन सिक्योरिटी टीम की मौजूदगी बनाए आपके लिए एक महफूज और पुरसकून जिंदगी को यकीनी। तरक्याती काम की झलक देखें, फिर बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला करें। 25% एडवांस और बकाया अदायगी 24 माह की आसान माहाना एक साथ में। सफारी सिटी हाउसिंग स्कीम, मुल्हिका सिटी स्कूल, कैनाल व्यू रोड, ओकाड़ा, डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय TE ग्रुप ऑफ कंपनीज। वेलकम बैक। जी नाज़रीन, जैसे कि हम लोग पहले डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे कि TB के हवाले से कि क्या ये हार्मोनल है या ये जेनेटिक है, और उन्होंने हमें बताया कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है। तो मज़ीद मैं इनसे क्वेश्चन यहाँ पे मेरे माइंड में राइज हुआ, मैं इनसे पूछना चाह रही थी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर किसी वुमन को TB हो जाती है तो क्या उसका इफेक्ट उसके बेबी पे आता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि TB अगर स्टार्ट हुई है किसी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में और प्रेग्नेंट लेडी के अंदर, तो उसके अंदर ज़ाहिर है उसकी डाइट अच्छी नहीं होगी, वेट लॉस के चांसेस होते हैं उनके अंदर, एपिटाइट अच्छी नहीं होती, और अगर उनकी प्रॉपर डाइट ना हो तो ज़ाहिर है बच्चे की ग्रोथ के ऊपर असर होता है। इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, यानी कि बच्चे छोटा पैदा हो सकते हैं, वक्त से पहले पैदा हो सकते हैं, या इवन देन जब वो पैदा हो जाते हैं और अगर मदर इलाज नहीं करती तो बच्चों के अंदर भी TB ट्रांसफ़र हो सकती है। तो जो TB की जिन मदर्स को है, एक तो उन्हें अच्छी डाइट की ज़रूरत है, उनका अर्ली डायग्नोसिस हो जाए और अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए, तो एक तो वो मदर खुद सेफ़ हो जाएगी, उसके बच्चे की ग्रोथ भी मुतासिर नहीं होगी और बच्चे के अंदर TB मुंतकिल भी नहीं होगी। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये जैसे आप बता रहे हैं कि छुपी हुई मर्ज और बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी चलती है, तो इसकी क्या स्टेजेस हैं, और अगर हैं तो कितनी स्टेजेस आती है? देखिए, वो लॉन्ग लास्टिंग की बात हम इस लिहाज से कर रहे हैं कि ये बहुत रेजिस्टेंट किस्म का जरासीम है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अगर अभी आप बात करें जैसे वो इजिप्शियन ममीज़ हैं और वो उनको अभी कई हज़ारों साल पुरानी है, लेकिन उनके अंदर भी TB के जरासीम अभी भी डिटेक्ट हुए हैं, मतलब उनका DNA अभी तक वहीं पर डिटेक्ट हो गया। तो हमारे जिस्म के अंदर भी ऐसे ही होता है कि जब TB के जरासीम जाते हैं तो हो सकता है हम इन्फेक्शन ना कर रहे हो, लेकिन वो मौजूद होते हैं जब तक हमारा क़ुव्वत मुदाफ़ियाती निज़ाम जो है वो अच्छा असर कर रहा है, वो उसको कंटेन करता है। जब हमारी इम्यूनिटी कम होती है तो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो एक तो लेटेंट फेज़ हो गई इसकी और एक एक्टिव फेज़ हो गई, ये दो फेजेस हैं बेसिकली। और लेटेंट फेज़ इतना होता है कि मैनी ईयर्स चले जाते हैं, इवन 1000 ऑफ ईयर्स अगर हम इजिप्शियन मम्मीज़ के हवाले से भी देखें तो मैनी ईयर्स भी चले जाते हैं इसमें। अच्छा, तो क्या TB की इकसाम भी है कोई, या TB एक ओवरऑल एक ही वायरस है?
टीबी बेसिकली बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है, उसको हम कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और इसकी एग्जाम यही हैं, मल्टीपल हैं, जिसके अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक मोस्ट कॉमन है। बाकी कुछ इन्वायरमेंटल माइकोबैक्टीरिया भी होते हैं, माइकोबैक्टीरियम बोविस भी है, इसकी फर्दर सब टाइप्स भी हैं, लेकिन जो ह्यूमंस के अंदर इंपॉर्टेंट है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। बाकी जो माइकोबैक्टीरिया हैं, ये इस बैक्टीरिया की फर्दर सब टाइप्स हैं, वो इतनी ज़्यादा इन्फेक्शस नहीं होती या बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट होती हैं, लेकिन वो इन्फेक्शंस इतनी ज़्यादा क्रिएट नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे लिहाज से एज ए ह्यूमन काइंड यहाँ पे जो मोस्टली है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का है। तो जरासीम के मुख्तलिफ टाइप्स हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है मोस्ट कॉमन जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि बेसिकली हमने ये तो मतलब एक इमेज क्रिएट कर दी कि टीबी होता क्या है, तो इसका इलाज क्या है? टीबी जब तशखीस हो जाती है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हर मुल्क को अलग से उन्होंने एक नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है, जैसे कि हमारा है, फिर प्रोविंशियल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट टीबी कंट्रोल प्रोग्राम होता है, और वो जो डिस्ट्रिक्ट टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है वो उस इलाके के तमाम डॉक्टर्स के साथ इंटरलिंक्ड होता है, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनके साथ, जैसे बुनियादी मरकज़ सेहत हैं, THQ, DHQs हैं या टीचिंग हॉस्पिटल हैं, सबके साथ लिंक्ड होते हैं। जब भी एक ऐसा पेशेंट जिनके अंदर हम टीबी की तशखीस करते हैं, जिसके अंदर टीबी के जरासीम आ रहे होते हैं, तो पहली कोशिश यही होती है कि उसके बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी देखा जाए, उसके अंदर टीबी की कोई अलामात तो नहीं है, अगर हैं तो उसको भी उसके ट्रीटमेंट के दायरा कार में ले आते हैं। ट्रीटमेंट बहुत आसान है, टीबी की दवाइयाँ मायरन P4 हैं, ये 4 ड्रग कम्बिनेशन है, जिसमें इथाम्ब्यूटॉल, रेफेम्पिसिन, पैराजीनामाइड है। तो ये 4 ड्रग जो कम्बिनेशन है ये हम उनको स्टार्ट करवा देते हैं, उसके साथ हम कुछ जिगर और गुर्दों के टेस्ट भी देखते हैं ताकि बाकी चीज़ें को मुतासर ना कर सके, और बाकी लोगों को भी। ये टीबी की दवाइयाँ, तशखीस और इलाज और इसकी मॉनिटरिंग ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है पेशेंट्स की टीबी के हवाले से। अच्छा, तो आप जिस तरह भी बता रहे हैं कि मतलब टीबी के पेशेंट को मेडिकेशन दी जाती है, तो ये जो बीमारी है कब जाके बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है कि इट विल कॉज डेथ? देखिए, अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो लास्ट ईयर अगर हमारे पास 5-5.5 लाख केसेस थे, तो उसमें 50,000 लोगों की डेथ हुई। इवन ये नंबर कोविड से भी ज़्यादा है हमारा। लेकिन ज़ाहिर स्लो ग्रोइंग डिजीज़ है, कब से चली आ रही होती है, तो इस वजह से लोग इसको एज ए पैनिक नहीं लेते, वरना ये एक ग्लोबल एमरजेंसी है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1993 में डिक्लेयर की थी। अगर हम टीबी का ट्रीटमेंट नहीं करते तो ज़ाहिर टीबी एक तो उस बंदे को तो लगेगी जो है, जिसको जो इन्फेक्ट हुआ है, बाकी फैमिलीज़ को भी लग सकती है, या जो उसके क्लोज कंटैक्ट्स हैं या रिलेटिव्स हैं या जो उसके केयर टेकर हैं उनको लग सकती है, और ट्रीटमेंट ना किया जाए तो इसमें ज़ाहिर डेफिनेटली डेथ हो सकती है। अच्छा, तो टीबी के लिए कोई ऑपरेट भी अभी तक आया है या नहीं? इनिशियली ये था, अगर हम बात करें जब 1885 में टीबी का जरासीम दरियाफ्त हुआ और 1900 के अवाइल के अंदर इसकी वैक्सीन्स भी बन गई थी BCG के नाम से, तो वो भी अब हम जब हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसके अंदर इंक्लूडेड है, तो फर्स्ट वीक के अंदर उसकी वैक्सीनेशन लगा देते हैं। तो उस वक्त टीबी का कोई ख़ास इलाज होता नहीं था, तो उस वक्त अर्ली 40s या 50s के अंदर जब कायद-ए-आज़म को ट्यूबरकुलोसिस हुई थी एट दैट टाइम पाकिस्तान बनने के बाद, तो आम कंसेप्ट ये होता था कि वो एक सेहत अफ़ज़ा मकाम पे भेज देते थे ताकि वहाँ पे जाके वो रेस्ट करें, अच्छी ग़िज़ा लें और उससे वो कंट्रोल हो जाए। ऑब्वियसली ये तरीका इलाज कुछ अरसा चलता रहा जब तक कि टीबी की इफ़ेक्टिव दवाइयाँ नहीं बन गई। 1950 से लेकर 70 तक जो टीबी की जो मेन दवाइयाँ हैं, जिसे हम कहते हैं रिफेम्पिसिन, एसोनेज़ेट, पैराजीनामाइड और इथाम्ब्यूटॉल और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये 1950 और 70 के दरमियान में हमारे पास मौजूद थी। जब ये टीबी की दवाइयाँ शुरू की गई तो जो टीबी का रिस्क है वो लेस दैन 1/4 रह गया जितना कि पहले चल रहा था। तो ये इफ़ेक्टिव मेडिकेशंस हैं जो कि इसको क्योर करती हैं। ज़ाहिर है टीबी का जरासीम पूरे जिस्म में मौजूद होता है, तो हम ऐसी दवाइयाँ देते हैं, पूरे जिस्म का ऑपरेट नहीं हो सकता, तो ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो पूरे जिस्म में जाएँ और जहाँ पे भी टीबी का जरासीम है वो उसको किल करें। और इसका ड्यूरेशन जो है टीबी के ट्रीटमेंट का वो 6 महीने से लेकर 9 महीने तक है, वो भी इसी वजह से ही प्रोलॉन्ग है। अमूमी तौर पे आपने देखा होगा कि सारी इन्फेक्शन है जिनका इलाज 1-2 हफ्ते मैक्सिमम 3 हफ्ते तक है। टीबी के जरासीम का जो इलाज है, चूँकि ये स्लो ग्रोइंग है और ये डॉर्मेंट फेज़ में या लेटेंट फेज़ में चला जाता है, तो इसका इलाज आलमोस्ट 6 to 9 मंथ्स है करंटली।
ताकि कोई भी स्लो ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो पड़ा है वो भी किल हो जाए। जब उसकी रेप्लिकेशन हो तो उस वक्त वो किल हो जाए। अच्छा, तो डॉक्टर साहब जैसे भी बता रहे हैं कि इसका ड्यूरेशन 6 to 9 मंथ है, और इन केस एक पर्सन को हुआ है और मेडिकेशन के बाद ही कम्प्लीटली फाइन, तो उसको क्या दोबारा टीबी हो सकता है? दोबारा डिपेंड करता है इम्यूनिटी के ऊपर। हो सकता है जैसे हम इनहेल कर रहे हैं, जैसे हम हॉस्पिटल में काम करते हैं या जैसे हम पब्लिक गैदरिंग्स में रहते हैं, तो ज़ाहिर टीबी के जरासीम किसी एक बंदे को मौजूद हो। जैसे फ़्लाइट में अगर एक बंदे के अंदर टीबी के जरासीम मौजूद है तो हो सकता है पूरे जो क्रू मेंबर्स हैं या जो मुसाफिर है उसमें हो सकता है। टीबी के जरासीम जिस्म के अंदर होने का मतलब टीबी नहीं है, वो सिर्फ लेटेंट फेज में रह जाएंगे। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो वो कभी भी एक्टिवेट नहीं होंगे, या सिर्फ 10% चांसेस हैं कि वो एक्टिवेट होकर आपको लाइफ में दोबारा आपको टीबी कर सकते हैं। तो ये रिस्क जो दोबारा टीबी होने का है ये आम लोगों के लिए भी उतना है जितना एक ऐसे मरीज़ के लिए है जिसने टीबी का ट्रीटमेंट पहले ले लिया है। अमूमी तौर पे ये जब स्टार्ट हुआ था तो 2 साल का ट्रीटमेंट था, फिर 18 महीने का हुआ, फिर 12 महीने का, फिर 6 और फिर 9। तो हुआ ये कि देखा ये गया कि अमूमी तौर पे 95 to 99% जो जरासीम टीबी के हैं वो 6 महीने के ट्रीटमेंट से मर जाते हैं। तो रिसर्च यही बताती है कि एटलीस्ट आप 6 मंथ का जब ट्रीटमेंट कंप्लीट करते हैं फेफड़ों की टीबी के लिए, तो ये आपके मोर देन 95 to 99% जरासीम को मार देता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब यहाँ पे अगेन एक शॉर्ट ब्रेक का टाइम हो गया है, तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं मजीद गुफ्तगू करते हैं। तो जी नाज़रीन, इस वक्त हम दोबारा से एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और मजीद इस टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक देखते रहिए TNN न्यूज़। साहब, हमारे चेयरमैन ताहर अहमद साहब हमारे बीच में बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं ताहर साहब के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि ये म्यार पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम जो भी इसमें लिख के आपको दे रहे हैं वो इंशाअल्लाह ताला हम प्रोवाइड करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है और इसमें कोई भी किसी भी किस्म की ना ताखीर होगी, जो हम टाइम देंगे। हम डिफेंस व्यू हाउसिंग स्कीम में मस्जिद दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, जदीद तरीन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट दे रहे हैं, कंक्रीट बाउंड्री वॉल दे रहे हैं, सिक्योरिटी कैमरे दे रहे हैं, जिम, चाइल्ड एक्सरसाइज, पार्क, रोड साइंस, हॉस्पिटल, सेवरेज। और ये जो सेवरेज है इसमें बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद ये खराब हो जाते हैं। ये जो यहाँ पे सीवरेज सिस्टम बिछाया है वो अगले 50-60 साल को मद्देनजर रख के बिछाया है ताकि लोगों को किसी किस्म की आलूदगी या गंदगी का सामना न करना पड़े। हमने अपने बेहतरीन चीज़ों को, ये बेहतरीन सोच को यहाँ पे आपके सामने पेश किया है और यही हमारी कामयाबी का राज भी है, क्योंकि ताहर स्टेट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री पिछले 25 साल से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डेवलपमेंट और मार्केटिंग में काबिल जिक्र प्रोजेक्ट में जीवन सिटी, अल रज़ाक विला, ईडन गार्डन, फरीद एवेन्यू, गुलशन ज़ैनब, साहिवाल स्टेट फार्म हाउसेज, सफारी सिटी उगाड़ा, डिफेंस सिटी आलमवाला और अब डिफेंस व्यू गोजरा के अलावा बेशुमार रिहायशी व कमर्शियल प्रोजेक्ट को तकमील तक पहुँचाया है। और इसको भी इंशाअल्लाह ताला हम अपनी बेहतरीन सोच और बेहतरीन चीज़ों से मुज़य्यन करके आपके हवाले करेंगे। काबिल जिक्र MNA सैयद इमरान अहमद शाह साहब तशरीफ लाए हैं साहिवाल से। मैं चाहता हूँ कि वो भी आपके सामने अपने ख्यालात का थोड़ा सा इजहार करें। दिल की यथा गहराइयों से ममनून हूँ, मशकूर हूँ
अपने बहुत ही प्यारे भाई ताहिर साहब का, ताहिर साहब के हवाले से कि बेतहाशा इन्होंने कॉलोनीज बनाई, डिफरेंट शहरों में बनाई, साहिवाल में बनाई। मुझे किसी ने कोई शिकायत आके नहीं की कि जी के मेरी कोई कंप्लेंट है, आप हमारा ये फैसला करवा दें। गोजरा वालों को अर्ज कर रहा हूँ कि जी के आप ये चार दीवारी के ये अंदर बैठे हैं, ये आप महफूज बैठे हैं, और इधर जो एक घर बनाना, हमारे साहिवाल में भी जो इन्होंने कॉलोनियाँ बनाई, आइडियल तरीन लोगों ने जहाँ घर बनाए अपने बच्चों का फ्यूचर मुस्तकबिल, वो मैं समझता हूँ कि जी के गोजरा वालों आपकी ये खुशकिस्मती है कि जी के ताहिर साहब ने ये कॉलोनी बनाई है, आपको लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है, और आप लोग इनके होते हुए इस कॉलोनी में इन्वेस्टमेंट करें, घर बनाए, वो आप महफूज हाथों में है। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि जी के घर बनाना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप अपने आप को महफूज हाथों में समझें, सेफ हैंड में समझें। इससे बेहतर ब्लेसिंग और किसी और कॉलोनी में, किसी और डेवलपर्स में नहीं हो सकती। तो ताहिर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने ख्याल के साथ आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। पिछले 25 साल से हमारी कंपनी काम कर रही है। हमारी सबसे अवलीन तरजीह में ये है कि हम अल्लाह के लिए काम करें, उसकी मखलूक के लिए काम करें, ताकि हमारे लिए आसानी और बेहतर पैदा हो। हमारी कंपनी के 2-3 असूलों में सबसे बड़ी बात सिर्फ एक ही है, किसी पार्टी के साथ, किसी क्लाइंट के साथ कोई मिसहैप हो जाता है, फ्रॉड हो या धोखा हो, हम उसकी टोटल पेमेंट वापस करने के लिए तैयार हैं। किस्तों में प्लॉट लिया हुआ है या कैश लिया हुआ है, इन केस अगर वो बेचना चाहता है या वापस करना चाहता है तो कंपनी सबसे पहले खरीदार है। वजह यह है कि हम यहाँ कंफर्टेबल लेवल एक देते हैं, बातें कम करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं, ये आपने देख लिया होगा। वेलकम बैक। जैसे कि ब्रेक से पहले आप देख रहे थे कि हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे इस हवाले से कि टीबी एक दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा भी किसी इंसान को हो सकता है। तो इसी हवाले से यहाँ मैं आपसे डॉक्टर साहब बात करना चाह रही थी कि जैसे अब आपने कहा टीबी की वैक्सीनेशन अवेलेबल है, तो अगर एक पर्सन को टीबी होकर ख़त्म हो जाए और वो उसके बाद खुद को वैक्सीनेट करवा ले या इसकी वैक्सीनेशन यूज़ करे, तो उसके बाद भी क्या उसके चांसेस उतने ही रहते हैं? देखिए, वैक्सीन्स जो ट्रेडिशनली बनाई गई थी वो इस मकसद के लिए कि अव्वल तो इन्फेक्शन हो ना, अगर होती है तो इतनी शदीद नोयत की ना हो जिससे उसके कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट्स हैं या फेटल आउटकम है। तो हमेशा से जो वैक्सीनेशन इसी मकसद के लिए बनाई है। वैक्सीनेशन ज़ाहिर किसी भी का ट्रीटमेंट नहीं होता। हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर BCG की वैक्सीनेशन मौजूद है और पहले हफ्ते के अंदर ही हम सारे बच्चों को वैक्सीनेट कर देते हैं अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस, ताकि वो मुतासर ना हो। उसका फ़ायदा ये होता है कि बच्चों के अंदर अव्वल तो इन्फेक्शन होती नहीं है, अगर हो तो इतनी शदीद नोयत की नहीं होती जिसकी वजह से उनकी मॉर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी वो बढ़ जाए। तो वैक्सीनेशन इसकी सेफ़ है। और जो हमारे किड्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको हम ये लगवा देते होते हैं वैक्सीनेशन। ठीक है, तो मतलब अर्ली एज में ही लग जाती है? जी, अर्ली एज के अंदर ही लगती है। हाँ जी, अर्ली एज के अंदर ही लगती है। अच्छा, तो जो हमारे टीबी के पेशेंट हैं उनको किन चीज़ों से एहतियात करनी? देखें, टीबी के मरीज़ों को देखना ये चाहिए कि अगर तशख़ीस हो गई और इलाज कर रहे हैं तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है या जो नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है वो हमें टीबी की दवाइयाँ देते हैं और वो डॉट्स थेरापी के ज़रिए देते हैं ताकि वो किसी बंदे के सामने वो दवाई खाए और अपना कोर्स मुकम्मल करे।
उसका फ़ायदा ये होगा कि उसका अपना ट्रीटमेंट भी हो जाएगा और जो बाकी मुतासिर नहीं होगा उसका कोई फैमिली मेम्बर्स। एक दवाइयाँ अनइंटरप्टेड खानी चाहिए और अपने जो कंसर्न डॉक्टर्स हैं उनसे रब्ता करना चाहिए अगर कोई एडवर्स इफ़ेक्ट्स या कोई साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं उसके। तो एक दूसरी बात ये कि अच्छी ग़िज़ा खानी चाहिए ताकि उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर रहे और ऐसी तमाम चीज़ें जैसे प्रोटीन वाली चीज़ें हैं, शहद, खजूर, यखनी, कीमा, अंडे की सफ़ेदी, ताज़ा फ्रूट्स, ताज़ा हवा में रहे। अब एक क्लोज़ कमरा है तो क्लोज़ कमरे के अंदर जितने लोग हैं उसके अंदर चांसेस होते हैं कि वो किसी दूसरे को मुंतकिल करे, लेकिन ये है कि ओपन प्लेसेस में रहना चाहिए, हवादार जगह पे रहे ताकि किसी एक बंद जगहों पे किसी दूसरे को टीबी का मर्ज मुंतकिल, और वो भी उसके क्लोज रिलेटिव्स होंगे या घर के मेंबर्स होंगे जिसके अंदर टीबी मुंतकिल करेगा। तो दवाई मुकम्मल करना है, उसका फ़ायदा ये होगा कि वो खुद ठीक होगा और वो किसी और को टीबी के जरासीम मुंतकिल नहीं कर सकेगा। अपनी डाइट अच्छी करनी चाहिए और खांसते वक्त या बलगम करते वक्त या जगह जगह थूकते वक्त उसमें कोशिश ये करनी कि मास्क लगाना है और हर जगह पे ना थूके ताकि बाकी लोग उस मर्ज से महफूज रहें। अच्छा, तो स्मोकिंग के हवाले से अगर बात करें तो क्या स्मोकिंग का पेशेंट को भी टीबी के चांसेस ज़्यादा होते हैं? क्या इफेक्टिव स्मोकिंग उस प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म को डिस्टर्ब करती है जो लंग्स के अंदर कोई जरासीम जा रहा है तो जो हमारा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है उसको वो डैमेज कर देती है स्मोक। उसकी वजह से ये है कि टीबी के होने के यानी टीबी के जरासीम अंदर जा रहा है तो जो उसका फैक्टर्स है कि ये जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह जैसे HIV है, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, रीनल डिजीज़ के पेशेंट हैं और तो इनके अंदर रिस्क ज़्यादा होता है कि जो टीबी के जरासीम उनके अंदर मौजूद हैं वो जल्दी उसको डिजीज़ में मुब्तला कर सकते हैं। अगर एक बंदा है जो टीबी का दवाई भी खा रहा है और साथ में स्मोकिंग भी कर रहा है तो सक्सेसफुल आउटकम के चांसेस कम हो जाते हैं इसके अंदर। ठीक। अच्छा, तो डॉक्टर साहब अगर आप हमारे नाज़रीन को कोई मैसेज देना चाह रहे हैं टीबी के हवाले से या इस डिज़ीज़ को लेके तो आप काइंडली दे सकते हैं। टीबी एक काबिल इलाज मर्ज़ है और जिन बंदों को टीबी हुई है जो आपके करीबी अजीज़ हैं उनको आपने ये कोशिश करनी है कि टीबी की दवाइयाँ जो है मुतवातिर देनी है। उसका कोर्स 6 से 9 महीने का या जितने का भी डॉक्टर उनको तजवीज़ करते हैं वो दें ताकि उनके अंदर मुज़ाहमती टीबी ना हो। जब वो बच्चे होते हैं उनके अंदर टीबी की जो वैक्सीनेशन जैसे BCG की वैक्सीनेशन है वो करवानी चाहिए। क्लोज़ प्लेसेस में जैसे हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने वाली जो ग़िज़ाएँ हैं उनका इस्तेमाल बेहतर करना चाहिए। जहाँ पे टीबी के जरासीम हों वहाँ पे आपने मास्क लगाना है और जो टीबी का मरीज़ हो उसे ये कहना है कि आपने हमेशा मास्क लगा के रखना है, जगह जगह थूकने से परहेज़ करना है और अपनी ग़िज़ा बेहतर रखनी। इसी चीज़ की वजह से हम ख़ुद को, अपने फैमिली मेम्बर्स को और अपने मुआशरे को और अपने पाकिस्तान को टीबी से महफूज कर सकते हैं। थैंक यू। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ आज का हमारा प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म होता है। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें यहाँ पे आके टाइम दिया, हमें इतनी इंफॉर्मेशन दी। तो जी नाज़रीन, इसके साथ आज का प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम में, एक नए उन्वान के साथ, एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपनी मेज़बान जुनैरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।